सो लास्ट क्लास में हमने वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन देखा था और देखा था कि किस तरीके से वेबसाइट सेटअप होती है, किस तरीके से लोकल होस्ट पे हम सेटअप करते हैं वेबसाइट को। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कस्टम डिज़ाइनिंग देखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें कुछ डिज़ाइनिंग भी करनी पड़ेगी। इसका पासवर्ड यूज़र नेम याद है किसी को? जीडीए में। ओके, थैंक यू। मेरे को यार याद नहीं रहते यूज़र नेम पासवर्ड। थैंक यू, थैंक यू। चलो, सो ये हमने डैशबोर्ड का वैसे कलर चेंज कर रखा था, तो आज हम थोड़ा सा ये प्लगइन वैसे किस काम का नहीं है, इस प्लगइन को डिलीट कर देते हैं। ये ना बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है प्लगइन। तो इस प्लगइन स्मार्ट स्लाइडर की भी अभी ज़रूरत नहीं है हमको। इन तीनों को हटा देते हैं। तो नेहा, गेट पूरा बंद था तो बंद कर वापस। यस। सो आज हम देखें कस्टम पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट आपने देखी हुई जिसमें मतलब एकदम कलरफुल सा बढ़िया सा कंटेंट बना हुआ था, क्योंकि आप जो भी थीम डाल रहे हैं उस पर एक स्ट्रक्चर मतलब एक सिंपल कंटेंट आ जा रहा है, कोई एक डिज़ाइन वाला पेज नहीं आ रहा। तो उस केस में पेज को अपनी अपने हिसाब से कैसे डिज़ाइन किया जाए बिना कोड्स वगैरह करे, वो चीज़ देखेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए ना हमें एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तीन चार अलग अलग टाइप के प्लगइन हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि डब्ल्यू पी बेकरी है। ठीक है, नोट बनाते जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, पेज पेज डिज़ाइनिंग के प्लगइन बता रहा हूँ मैं आपको, डब्ल्यू पी बेकरी। बना रहे हो नोट आप लोग? कोई हाँ नहीं बोल यस रहा। यस 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 यस। ओके, यस सर। ओके, ओके। ठीक है, तो कस्टम पेज डिज़ाइनिंग के प्लगइन्स हैं आपके डब्ल्यू पी बेकरी। माइक ऑफ करो। हाँ, डब्ल्यू पी बेकरी, एलिमेंटर और डीवी, डी आई वी आई, डिवी। ये दो तीन प्लगइन है जिससे आप कस्टम पेज डिज़ाइन कर सकते हो। तो सबसे इजी वैसे एलिमेंटर है, तो एलिमेंटर देखते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वाइड होता है और सबसे ज़्यादा इजी होता है इसको यूज़ करना। तो ये वाला देखेंगे, एलिमेंटर प्लगइन से कैसे कस्टम पेज डिज़ाइन करते हैं। तो ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर का प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी इस प्लगइन को इंस्टॉल मत करना। ये एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, ये बेसिकली करप्ट प्लगइन है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये जब भी आप प्लगइन डाल लोगे ना तो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट डाउन हो जाएगी, आपका पेज डिस्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों प्लगइन को यूज़ मत ही करो कभी। ठीक है, सिर्फ ये वाला एलिमेंटर यूज़ करो। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत आपको अभी पड़ेगी नहीं, पड़ेगी बाद में। तो और भी अलग अलग एडॉन्स हैं, ये दोनों एडॉन्स यूज़ मत करना। ये बहुत वो होते हैं, दिक्कत दे देते हैं। ये मैं काफ़ी टाइम कई बार चेक कर चुका हूँ इन चीज़ों को। मतलब मेरे और क्लाइंट्स की वेबसाइट्स में भी ये प्रॉब्लम दे चुके हैं ये लोग। सो होम पेज को करेंगे आज हम रीडिज़ाइन। कुछ मैं आपको पेज एट्रीब्यूट्स बताऊंगा। पेज एट्रीब्यूट्स के कुछ टाइप्स होते हैं कि किस किस टाइप के पेजेस होते हैं। ठीक है, एक्टिवेट कर देते हैं इसे। ये एलिमेंटर एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, शॉर्ट कोड को हटा देते हैं ऐसे, बाकी कंटेंट भी हटा देते हैं। ओके। सो अब आप एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप डिज़ाइनिंग करो ना तो आप ये देखो कि पेज एट्रीब्यूट आपको क्या रखना है। मैं एक मिनट बताता हूँ। जैसे जब आप एलिमेंटर इंस्टॉल कर लोगे ना, तो जब आप कोई भी पेज एडिट कर रहे होगे ना तो ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा एडिट विथ एलिमेंटर का। ठीक है, ये एडिट विथ एलिमेंटर से आप क्या कर सकते हो, आप कस्टम डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, ये पेज फिर एलिमेंटर के अंदर चला जाएगा और एलिमेंटर के अंदर डिज़ाइनिंग होगी। ठीक है, तो मैं एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा। तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद आप वापस इस सिंपल एडिटर में एडिट नहीं कर सकते, वरना ख़राब हो जाएगा आपका पेज। तो आपको फिर हमेशा एलिमेंटर में एडिट करना है। ठीक है, अब देखो, जब आपको वेबसाइट एलिमेंटर से बनानी हो ना, जैसे rahuldas.com है, gryffindoracademy.com है, ये सब जो है ये एलिमेंटर से बनी हुई है। ठीक है, तो अगर आपको एलिमेंटर से वेबसाइट को इंस्टॉल करना है ना, तो उस केस में वैसी थीम्स का इस्तेमाल करो जो एलिमेंटर कंपैटिबल हो। ठीक है, वो थीम्स जो एलिमेंटर के लिए ज़्यादा बेटर हो। ठीक है ना, वो थीम्स जो एलिमेंटर के लिए ज़्यादा बेटर हो। ठीक है, तो एक थीम का मैं आपको नाम बता रहा हूँ जो एलिमेंटर कंपैटिबल होती है। लिख लो, एलिमेंटर कंपैटिबल थीम। इन थीम्स को डिलीट कर देते हैं। एलिमेंटर कंपैटिबल थीम में आपकी थीम आ जाती है एस्ट्रा।
ओशन WP, ठीक है, ASTRA, एस्ट्रा, ठीक है, ओशन WP आ जाती है, ठीक है, ओशन WP भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज हम एस्ट्रा को इंस्टॉल करते हैं। एस्ट्रा से डिज़ाइनिंग करना आसान होएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दो चीज़ें दिखाने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको सिंपल डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको एक बड़ी कमाल की चीज़ दिखाऊंगा, जिससे मतलब आप समझ लो कि घंटे भर में आप 60% वेबसाइट डिज़ाइन कर लोगे, वो भी बहुत अच्छा डिज़ाइन, ऐसा वैसा डिज़ाइन नहीं, बहुत बढ़िया डिज़ाइन कर लोगे। ठीक है, अभी बताता हूँ आपको। और ऐसा समझ लो कि जो चीज़ हम यहाँ लोकल होस्ट पे बना रहे हैं ना, इतनी ही मेहनत हमें लाइव सर्वर पे भी लगेगी। ऐसा नहीं कि लाइव सर्वर पे जाएंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लोकल होस्ट पे जितनी आसानी से हम चीज़ें बना रहे हैं, लाइव सर्वर पे उसी स्पीड में और उसी आसानी से हम बना लेंगे। ठीक है ना। तो ये एस्ट्रा इंस्टॉल हो जाए एक बार, एक बार यहाँ पे बैक कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा है इसको इंस्टॉल होने में। सर जब तक इंस्टॉल हो रही है मैं अपनी वेबसाइट दिखाऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल दिखाओ यार। हो रही है मेरी हाँ जी, विंडो। शो हो रही है स्क्रीन। सर ये आपने जितना बताया था उस हिसाब से बनाया मैंने। ओके। एनिमेपीडिया मतलब मैंने उस हम्म। एनिमे के बेसिस पे बनाया कि मतलब जो एनिमे की डिटेल मिलेगी इसमें। अच्छा। ये मेरा होम पेज है। ओके। ये मैंने कुछ टेक्स्ट कॉपी करके ही पेस्ट करा है खैर। ठीक और है। ये मैंने कुछ एनिमे के डिटेल दे रखे हैं। हम्म। और इसका मैंने दूसरा पेज बनाया इमेजेस का। अच्छा। एक होम है, एक इमेजेस है, एक अबाउट है। इमेजेस में एनिमे के इमेजेस मिलेंगी, जैसे कोई सर्च करना चाहे तो, डाउनलोड करना चाहे। और हम्म। अबाउट अस में मैंने थोड़ा बहुत लिखा है कि एनिमे क्या होता है इस बारे में। वो ओके। बस यही बनाया है। ओके ओके। ठीक है, तो ये तो देख, ये तो आप ये समझ के कि कंटेंट कैसे डालते हैं। ठीक है, हाँ अब जी। आपको ये चीज़ सीखनी है कि ये तो सिर्फ वो है कंटेंट, अब पेज को कैसे डिज़ाइन करना है, नया पेज कैसे बनाना है। ठीक है, ये सब चीज़ें कैसे बैकएंड में कुछ सिस्टम सेटअप करेंगे, ई कॉमर्स कैसे सेटअप होगा, ये सब चीज़ें देखेंगे हम, है ना। ये एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पर। ठीक है सर। हम्म। वहाँ पे एस्ट्रा थोड़ी प्रॉब्लम दे रही है, तो एस्ट्रा को यहाँ पर बाद में सेटअप कर लें, कोई बात नहीं, मैं आपको लाइव पे दिखा देता हूँ। ठीक है, सिस्टम सेम ही है सारा।
ठीक है, तो फिलहाल लोकल होस्ट को बंद कर देते हैं। मुझे लोकल होस्ट को अपडेट करने की ज़रूरत है, एक्चुअली बहुत पुराना सर्वर डाला हुआ है। आप लोगों ने अभी इंस्टॉल करा है, मेरे को इंस्टॉल करे हुए 1 डेढ़ साल हो गया, तो उसमें PHP अपडेट आ गया होगा, इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, यहाँ से बताता हूँ। तो यहाँ पर एस्ट्रा का हमने ऐसे इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, थीम हमने इंस्टॉल कर लिया एस्ट्रा की। ठीक है, तो जब एस्ट्रा की थीम इंस्टॉल करते हैं तो एस्ट्रा की थीम हमें एक फ़ीचर देती है जिसे कहते हैं स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, एस्ट्रा की थीम हमें एक फ़ीचर देती है विच इज़ कॉल्ड स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि थीम ऑटोमेटिकली पूरी डिज़ाइन हो जाएगी, मुझे कुछ डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक कस्टम पेज डिज़ाइन करके देखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि एलिमेंटर का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो उसमें एक पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यू होम रख देते हैं इसका नाम। ठीक है, पब्लिश कर देते हैं इसको। अब पब्लिश करने के बाद एक्चुअली इसमें एलिमेंटर है, एलिमेंटर डाल देते हैं इसमें। तो अब ये पेज हम अपना एलिमेंटर के अंदर डिज़ाइन कर रहे हैं। अब देखो, जब भी आप एलिमेंटर के अंदर पेज डिज़ाइन कर रहे होगे ना, तो आपने सबसे पहले सेटिंग में जाना है। ठीक है, सेटिंग में जाके आपको देखना है कि आपको पेज लेआउट कैसा चाहिए। ठीक है, पेज लेआउट में ना देखो, ये जो 3 ऑप्शन है, ये 3 मेन ऑप्शन है आपके लिए। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन का मतलब ये है कि आप कोई भी कंटेंट डालोगे तो थीम का जैसे डिज़ाइन होगा। लेट सपोज अगर थीम में इस लेफ़्ट साइड में कुछ कंटेंट फिक्स है कि मतलब इस लेफ़्ट साइड पे विजेट्स आएंगे, तो आप सिर्फ इतने एरिया में ही डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर थीम में फिक्स है कि हेडर इतना नीचे तक होगा, जो ये ऊपर हेडर बना हुआ है इतना नीचे तक होगा, तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको हेडर के नीचे का पोर्शन पूरा सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए, ठीक है, तो उस केस में आप यूज़ करोगे एलिमेंटर फुल विड्थ। ठीक है, एलिमेंटर फुल विड्थ टेम्पलेट में क्या होगा कि आपका जो हेडर के नीचे का एरिया होगा वो पूरा क्लीन हो जाएगा सिर्फ आपकी डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो और कितना भी बड़ा पेज बना सकते हो। यहाँ पे कुछ डालना नहीं है इसलिए फुटर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, वरना यहाँ पर कितना ही बड़ा पेज बना सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा ही पेज पे डिज़ाइन करना चाहता हूँ, मैं एक लैंडिंग पेज बनाना चाहता हूँ। देखो, लैंडिंग पेज क्या होता है ना, बेसिकली लैंडिंग पेज वो होता है जहाँ पर मेन्यूज़ वगैरह नहीं होते। जब हम ऐड चलाते हैं ना, जैसे हम कोई ऑफ़र चलाते हैं तो हम ना लैंडिंग पेज बनाते हैं। लैंडिंग पेज इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अगर मेन्यू वगैरह हटा देंगे ना उस पेज पे से, तो यूज़र क्या होगा, ये सीधा ऐड पे फोकस कर सकता है। जो ऐड एडवर्टाइज़ किया जा रहा है कंटेंट, उस पर फोकस कर सकता है। वरना अगर हम यहाँ पर ब्लॉग, शॉप, अबाउट अस ये सब भी लगा देंगे ना, तो यूज़र क्या होगा कि ऐड पे कम फोकस करेगा, वो बाकी पेजेस पे स्क्रॉल करना शुरू कर देगा। और जहाँ वो बाकी पेज पे जाना शुरू कर देगा, तो उसके बाद हमारा प्रोडक्ट के चांसेस बिकने के 50% गिर जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लैंडिंग पेज का इस्तेमाल करते हैं। तो लैंडिंग पेज का मतलब कुछ अलग चीज़ नहीं होती, बस हम एक पेज डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट डालते हैं। मतलब जिस चीज़ के लिए ऐड चलाया जाता है या जिस चीज़ जो पर्पस है उस पेज का, वही पर्पस सॉल्व किया जाता है बस उस पेज से। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली जाती उसमें। ठीक है ना, तो वो होता है लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एलिमेंटर कैनवस। एलिमेंटर कैनवस में क्या होगा, आपका हेडर भी डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो पूरा डिज़ाइनिंग पेज आएगा, ना फुटर है ना हेडर है। ठीक है, तो इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इस पर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है। प्लस के ऑप्शन में आप चूज़ कर सकते हो कि आपको स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, मतलब एक सेक्शन का। क्योंकि क्या होता है ना, वर्डप्रेस में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, मैं भी बताता हूँ आपको। लेट सपोज में फर्स्ट सेक्शन का स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए। ठीक है, 50-50 में कॉलम्स दोनों डिवाइड हो रखे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो ज़रा, इसे कहते हैं सेक्शन। ये जो ब्लू सेंटेंस सिस्टम है, इसे कहते हैं सेंटेंस कह रहा हूँ, सॉरी, सेक्शन। ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू एरिया है इसे कहते हैं सेक्शन। ठीक है, अब ये जो आ गया ग्रे एरिया, ये जो इसके अंदर के प्लस के ऊपर का, ठीक है, इसे कहते हैं हम कॉलम। देखो 2 कॉलम है यहाँ पर, एक कॉलम ये है, ठीक है, एक कॉलम ये है। ठीक है, कॉलम्स को डुप्लीकेट भी किया जा सकता है। राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पर क्लिक करोगे तो 3 कॉलम हो गए। देख रहे हैं ना, 3 कॉलम हो गए। ठीक है, 4 कॉलम कर सकते हैं हम ऐसे ही। ठीक है, और कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ से कॉलम डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सेक्शन को भी डुप्लीकेट कर सकते हो। सेक्शन पे राइट क्लिक करोगे, डुप्लीकेट कर दोगे, या सेक्शन को कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है, सेक्शन को कॉपी कर लिया, यहाँ पे आए पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो एक और सेक्शन पेस्ट हो गया।
ठीक है, ये एकदम बेसिक लेवल है, क्योंकि अगर बेसिक लेवल समझ जाओगे ना किस तरीके से काम हो रहा है बेसिक पे, तो अपने आप एडवांस खुद ही कर लोगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बेसिक पहले समझा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ऐसे इसे कहते हैं सेक्शन, इसे कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, अब इस सेक्शन के ऊपर आपको एक और सेक्शन ऐड करना है, तो आप प्लस पे क्लिक करोगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप जैसे 4 कॉलम वाला सेक्शन चाहिए इसके ऊपर आपको, ठीक है, ऐसे ऐड करोगे। अब ये वाला सेक्शन आपको इस सेक्शन के ऊपर चाहिए, तो इस वाले सेक्शन को ड्रैग कर दोगे पकड़ के और ऊपर ले आओगे। देखो जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये बता रही है कि कहाँ जाएगा आपका कंटेंट। ठीक है, सेंटर में लाना है, सेंटर में ला के ड्रैग कर दो। ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, सो दैट इज़ सेक्शन एंड कॉलम्स। ठीक है, अब सेक्शन एंड कॉलम की सेटिंग समझो। ठीक है, जैसे इस वाले सेक्शन को सेलेक्ट करता हूँ मैं, जब इस सेक्शन पे क्लिक करूँगा ना सेंटर पे, तो यहाँ पे देखो एडिट सेक्शन नाम से पूरी इसकी सेटिंग्स आ जाती है। ठीक है, तो इसमें पहली चीज़ है कंटेंट विड्थ। ठीक है, कंटेंट की विड्थ कितनी चाहिए आपको। कंटेंट विड्थ में बॉक्स्ड और फुल विड्थ का मतलब ये है कि फुल विड्थ आप कर दोगे तो देखो आपके कॉलम्स जो थे वो फुल विड्थ हो गए। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखना, आप ये बॉक्स कर देता हूँ मैं, ये देखो अब आपका कंटेंट इतने एरिया में आ रहा है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, बट अगर मैं इसे फुल विड्थ कर देता हूँ तो फुल विड्थ में आता है ये कंटेंट। ठीक है, अभी आ रहा है फुल विड्थ में। ठीक है, फुल विड्थ कर देते हैं इसे। उसके बाद आता है अपने कॉलम की गैप। ठीक है, कॉलम गैप में नो, कॉलम गैप का मतलब ये होता है कि अभी आप जो कंटेंट डालोगे ना उसका लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा गैप रहेगा। जब आप कंटेंट यहाँ पे डालोगे ना तो लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा गैप रहेगा। ठीक है, तो उस गैप को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं नो गैप। नो गैप को यूज़ करती है, ना बीच में कोई गैप होगा ना राइट लेफ्ट में कोई गैप होगा। ठीक है, इसलिए हम कॉलम गैप को नो कर देते हैं। ठीक है, ये है हाइट, कि आपका जो सेक्शन है ये आपको कैसे डिज़ाइन करना है। मतलब आप चाहते हो कि इस सेक्शन के बैकग्राउंड में मैं एक इमेज लगा दूं और वो सिर्फ एक, मतलब सिर्फ इसी सेक्शन में दिखाई दे। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो फिर दूसरी इमेज दिखाई दे, इस सेक्शन में सिर्फ फिट हो जाए वो सेक्शन। ठीक है, जितना भी बड़ा पेज होगा ये उसमें फिक्स हो जाए सेक्शन, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फिट टू स्क्रीन। फिट टू स्क्रीन करते ही देखो ये सेक्शन यहाँ स्क्रीन तक फिक्स हो गया। ठीक है, ये सेक्शन यहाँ स्क्रीन तक फिक्स हो गया। ठीक है ना, उसके बाद कॉलम पोजीशन। ठीक है, कॉलम पोजीशन आपको कहाँ रखनी है, टॉप पे रखना है आपको कॉलम। ठीक है, मतलब कॉलम ये जो है ना इसके अंदर एलिमेंट्स डलेंगे अभी। ठीक है, तो एलिमेंट्स आपको ऊपर से डालना शुरू करना है, या फिर आप जो भी एलिमेंट डालो वो मिडल में डलने लगे। ठीक है, या फिर आप जो भी एलिमेंट चाहते हो बॉटम से डलना शुरू होए। ठीक है, तो वो कर सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे मिडल पे ही छोड़ देते हैं, अभी डिफ़ॉल्ट कर देते हैं मिडल पे। ठीक है, उसके बाद इसका वर्टिकल अलाइन। ठीक है, वर्टिकल अलाइन का मतलब है कि आपका सेक्शन जो है वो किस तरफ अलाइन किस तरफ होएगा। ठीक है, बॉटम में, स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो ये सब अलग अलग इसके वो हैं, जब इसमें कंटेंट डालेंगे तब वो अपने हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, ओवरफ्लो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरफ्लो बेसिकली जब हम मल्टीपल कंटेंट डाल देते हैं तब ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी ज़रूरत खास पड़ती नहीं है। ठीक है, स्ट्रेच सेक्शन का मतलब ये है कि स्ट्रेच सेक्शन कर दोगे तो आपका जो कंटेंट है पूरी तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब फुल पेज पे आएगा। ठीक है, इसलिए स्ट्रेच सेक्शन का ऑप्शन यूज़ करा जाता है। ठीक है, अब आ जाता है अपना स्टाइल का बात। ठीक है, स्टाइल में हमारा बैकग्राउंड आ जाता है कि बैकग्राउंड कलर इमेज जो भी लगानी है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लगा दूँ बैकग्राउंड टाइप में कोई कलर लगा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कलर लग गया। ठीक है, जैसे हमने एक कलर लगा दिया। ठीक है, ये कलर लगा दो या फिर कोई इमेज लगा दो। ठीक है, इमेज आप यहाँ से ले लो। ठीक है, जैसे कोई अगर क्लियर इमेज मिल जाए, हाँ जैसे ये इमेज है। ठीक है, तो हमने ये इमेज लगा दी। ठीक है, तो ये क्या बैकग्राउंड में लग गई है इमेज। ठीक है, अब इस इमेज को आप सेट कर सकते हो, पोजीशन क्या रखनी है आपको, सेंटर सेंटर में रखना है। सेंटर सेंटर में मतलब इमेज का सेंटर एकदम सेंटर में आ जाएगा। अटैचमेंट, फिक्स और स्क्रॉल। फिक्स और स्क्रॉल का मतलब अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा जब मैं यहाँ पर मैं कुछ कंटेंट डालूंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा फिक्स और स्क्रॉल से। ठीक है, चलो फिर भी देख लो। स्क्रॉल का मतलब ये है कि जब मैं पेज स्क्रॉल करूँगा तो इमेज मेरे कंटेंट के साथ स्क्रॉल होगी। ये इमेज मेरे कंटेंट के साथ स्क्रॉल हो रही है, देखो इमेज ऊपर जा रही है ना। बट अगर मैं इसे फिक्स कर दूंगा तो इमेज क्या होगी, बैकग्राउंड में फिक्स हो जाएगी। अब मैं कंटेंट स्क्रॉल कर रहा हूँ बट इमेज नहीं स्क्रॉल हो रही। ठीक है, इमेज वहीं फिक्स है। ऐसा ही मैंने, अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो इसका तो rahuldas.com पे देखना, वहाँ पे मैंने ऐसा ही करा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, बैकग्राउंड इमेज क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। ठीक है, अगर इमेज छोटी है और आपको और रिपीट करनी है इमेज तो आप रिपीट करो, वरना नो रिपीट पे छोड़ दो। साइज़ आपको क्या करना है, कवर रखना है, कंटेन रखना है, कस्टम रखना है। ठीक है, ये अलग अलग से वो है ऑप्शंस के। कस्टम में रखोगे तो जितना साइज़ आपको इमेज का रखना है उतना रख सकते हो। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हो तो कवर रखो। ठीक है, कवर में अपने आप कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो अब ये देखो कि हमारा एक सेक्शन बन गया है यहाँ पर। ठीक है, एक सेक्शन बन गया हमारी इमेज का। ठीक है ना, उसके बाद आता है हमारा बैकग्राउंड ओवरले। बैकग्राउंड ओवरले का मतलब ये होता है कि आपकी जो पीछे बैकग्राउंड लगा है इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर डालना है। ठीक है, मतलब ब्लैक ओवरले से आ जाता है होवर टाइप का, वो डालना है, तो उसके लिए बैकग्राउंड ओवरले का यूज़ करोगे। और यहाँ पर जैसे ब्लैक यूज़ कर लिया आपने और ये ऑप्सिटी दे दी। ठीक है, ब्लैक की ऑप्सिटी कितनी होनी चाहिए।
ठीक है, जैसे इतनी हो गई, तो अब क्या है कि ये इसके ऊपर एक ब्लैक लेयर लग गई। ठीक है, जब वेबसाइट वगैरह पे काम होता है ना, तो ऐसा लेयर वाइज ही होता है। जैसे अगर आप लोगों में से किसी ने कभी फ़ोटोशॉप देखा होगा या फ़ोटोशॉप यूज़ किया होगा, तो फ़ोटोशॉप में जब इमेजेस बनाई जाती है तो लेयर वाइज बनाई जाती है, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, फ़ोटोशॉप में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं लेयर्स का, या फिर वेब डिज़ाइनिंग में क्यों लेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसीलिए ताकि हमको कोई चीज़ चेंज करनी है तो हम लेयर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे सेंटर बीच में कोई लेयर को चेंज करना है तो मैं बीच की लेयर को चेंज कर सकता हूँ। मैं या तो ये कर सकता था कि मैं एक इमेज ऐसी अपलोड करता जिसपे मैं ऑलरेडी एक ब्लैक कलर ऊपर से लगा देता, ठीक है, एडिटिंग करके एक ब्लैक होवर पहले से लगा देता। बट लेट सपोज मुझे अगर उस ब्लैक कवर को थोड़ा सा लाइट करना पड़ता तो मुझे वापस पूरी फ़ोटो एडिटिंग करनी पड़ती। ठीक है, इसीलिए वेब डेवलपमेंट में हम लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें कोई चीज़ एडिट करनी है तो फिर हम अपने हिसाब से उसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लेयर्स लगाते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर ये लेयर लगा दी, ठीक है ना, तो इसलिए हम लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लेफ्ट साइड वाला जो ऑप्शन है ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट लेयर लगानी है आपको, तो देखो ग्रेडियंट लेयर लग गई ना। ग्रेडियंट का मतलब होता है एक तरफ से अलग कलर, दूसरी तरफ से अलग कलर। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट ग्रेडियंट। ठीक है, ये हो गया आपका क्लासिक कलर। ठीक है, आप इसके ऊपर इमेज भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे ये इमेज है, ठीक है, तो जैसे ये इमेज ले ली तो आप इसके ऊपर ये इमेज लगा सकते हो और उसकी ऑप्सिटी वगैरह सेट कर सकते हो, जैसे ये इमेज पूरी दिखे या फिर ये इमेज लाइट दिखे। ठीक है ना, तो ये होता है, आप ऑप्सिटी सेट कर सकते हो इमेज की। तो फिलहाल इस इमेज को हटाए थे, ठीक है ना। इसके बाद आपका बॉर्डर आया था कि आपको यहाँ पे बॉर्डर लगाना है। अगर कुछ आपने साइड्स देखी होगी जहाँ पे बॉर्डर्स लगा होता है, ठीक है, तो बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हो। ठीक है, सॉलिड बॉर्डर, जैसे कि 10 विड्थ का मैं वाइट बॉर्डर लगा दूँ। ठीक है, तो ऐसा लगे कि एक फ्रेम सा बन जाएगा ये। ठीक है, देखो एक फ्रेम सा बन गया चारों तरफ इस सेक्शन के। ठीक है ना, तो ऐसे आप बॉर्डर्स लगा, डॉटेड, डैश्ड। ठीक है, डैश्ड बॉर्डर लग गया, डॉटेड बॉर्डर लग गया। ठीक है, सॉलिड लग गया, ग्रूव लग गया। ठीक है, ग्रूव बॉर्डर लग गया है। ठीक है, तो ऐसे आप बॉर्डर लगा सकते हो। बॉक्स की शेडो यहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बॉक्स की शेडो उसके नीचे दिखती है, बट इसके नीचे कोई कुछ एरिया नहीं है देखने के लिए। ठीक है, तो इसलिए बॉक्स शेडो यहाँ पर काम नहीं करेगी। ठीक है, शेप डिवाइडर का मतलब ये होता है कि ऊपर आपने देखा होगा ऐसे कुछ पेज डिवाइडेड होते हैं ऐसे शेप से। ठीक है, जैसे मैं आपको ऑप्शन दिखाया, जैसे माउंटेन लगाए थे, ये देखो ये पेज जो है ये थोड़ा सा ऊपर से कट गया है ऐसे माउंटेन की तरह। ठीक है, दैट इज़ शेप डिवाइडर। ठीक है, देखो क्लाउड की तरह कट गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, क्लाउडी शेप्ड हो गया थोड़ा ऊपर से। तो इस तरीके से शेप डिवाइडर लगता है और यही बॉटम पे भी लगा सकते हो आप। ठीक है, जैसे देखो ये रेक्टेंगुलर बॉटम पे लग गया। इसके बाद हमारी टाइपोग्राफी आ जाती है। अगर हम टाइटल वगैरह कलर, अगर यहाँ पर टाइटल वगैरह आ रहा होता तो यहाँ पर हम इसे एडिट कर सकते थे, बट यहाँ पर टाइटल वगैरह कुछ आने रहा तो इसलिए हम इस टाइपोग्राफी को इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस टाइपोग्राफी को हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब यहाँ पर हम कुछ हेडिंग वगैरह डालें। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग्स आ जाती है। ठीक है, इसमें से कुछ सेटिंग्स आप ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेटर है, जैसे कि मार्जिन और पैडिंग। ठीक है, मार्जिन और पैडिंग का इस्तेमाल तभी करो जब ज़रूरत पड़े। ठीक है, मार्जिन पैडिंग किस लिए यूज़ होती है ये देखो। ठीक है, पैडिंग का मतलब ये होता है कि आपको पेज के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस देना नीचे की तरफ। ठीक है, या पेज को आपको नीचे की तरफ सरकाना है। ठीक है, जैसे इसके मार्जिन को अगर मैं ऊपर से प्लस करूँ, ठीक है, अगर मैं इस मार्जिन को प्लस करता जाऊँ तो ये सेक्शन नीचे सरकता चला जाएगा। ठीक है, बट अननेसेसरीली कभी मार्जिन को छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि क्या है ना कि जो वेबसाइट आप डिज़ाइन कर रहे होते हो वो वेबसाइट फ़ोन में भी चलनी होती है। ठीक है, जो वेबसाइट आप डिज़ाइन कर रहे हो वो वेबसाइट फ़ोन में भी चलनी है, तो मार्जिन में छेड़ाछाड़ी करने से हो सकता है कि वेबसाइट फ़ोन में गलत दिखे। ठीक है, फ़ोन में फ़ॉन्ट बड़ा दिखे, फ़ोन में मार्जिन कहीं और कोने में हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मार्जिन को जब आप सेट कर रहे होगे तो आपने ये भी देखना है कि आप किसके लिए सेट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल। आपको किस चीज़ के लिए मार्जिन सेट करना है, तो उस हिसाब से यहाँ पर मार्जिन सेट हो जाता है। ठीक है, आप यहीं से चेक कर सकते हो कि आप जो वेबसाइट बना रहे हो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि जैसे समझ लो कि जो वेबसाइट्स होती है ना कि फ़ोन में अलग दिखती है, डेस्कटॉप में अलग दिखती है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इस वेबसाइट का। ठीक है, जैसे वेबसाइट है तो यहाँ पर इसका एक अलग डिज़ाइन दिख रहा है, बट जब मैं आपको इसका रिस्पॉन्सिव बना के दिखाता हूँ, इसको मोबाइल में चेक करते हैं, तो मोबाइल में देखो इसका कुछ डिज़ाइन अलग दिख रहा है आपको। ठीक है, मेन्यू आपका इधर दिख रहा है, हेडिंग ऐसे बन गई, मेन्यू इधर चला गया। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, मोबाइल में अलग तरीके से दिखना और फ़ोन में, डेस्कटॉप में अलग तरीके से दिखना, बट नॉट ओनली कि अलग तरीके से दिखना,
मुद्दा ये है कि सही तरीके से दिखनी चाहिए, कंटेंट कहीं कट ना जाए, कहीं कंटेंट छुप ना जाए, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ डिलीट हट ना जाए, वहाँ पे कलर कुछ और आ जाए। तो ये चीज़ को ठीक रख के बनाते हुए वेबसाइट जब हम बनाते हैं, इस चीज़ को ऐसे ठीक रख के, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अब ये देखो सारे बटन्स प्रॉपरली लगे हुए हैं और सारे काम कर रहे हैं। जैसे टेस्टिमोनियल पे क्लिक करेंगे तो टेस्टिमोनियल पे आ गए, ठीक है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो आप जब वेबसाइट बनाओ तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये जो ऑप्शन देख रहे हो दैट इज़ कॉल्ड रेस्पॉन्सिव मोड। ठीक है, तो जब आप साइट डिज़ाइन कर रहे हो तो आप चेक कर सकते हो कि जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो टैबलेट में कैसी दिखेगी, मोबाइल में कैसी दिखेगी। ठीक है, मोबाइल में इसकी विड्थ वगैरह देख लो आप। ठीक है, क्या आपके पास आईफोन है तो कैसा है, ठीक है, सैमसंग वगैरह, ठीक है ना, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। सो दैट इज़ रिस्पॉन्सिव टेस्ट। ठीक है, तो ऐसे आप रिस्पॉन्सिव टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया कि हमने सेक्शन के ऑप्शन देख लिए कि सेक्शन में एडिटिंग क्या क्या की जा सकती है। ठीक है, सेम एडिटिंग कॉलम्स में भी होती है। ठीक है, अगर हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम पे जब आप इस पर क्लिक करोगे, ये जो ऑप्शन बना हुआ है ग्रे कलर का एडिट कॉलम नाम से, ये ऑप्शन यहाँ से आप एडिट करके कॉलम्स एडिट कर सकते हो। ठीक है ना, तो कॉलम पे क्लिक करोगे तो देखो कॉलम की विड्थ पूछ लेता है कि विड्थ कितनी रखनी है आपको। जैसे कि आपको ये वाला कॉलम बड़ा चाहिए, वाला कॉलम छोटा चाहिए, तो या तो आप ऐसे कस्टम ऐसे कर लो, ड्रैग कर लो। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे प्रॉपर परसेंटेज दे दो कि भाई 50-50 में चाहिए मेरे को। ठीक है, तो ये 50-50 में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही इस कॉलम के अंदर कंटेंट डालने के लिए पूछ रहा है आपसे कि आपको वर्टिकली अलाइन करना है किस तरफ। ठीक है, टॉप करना है, बॉटम में करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली कहाँ अलाइन करना है, स्टार्टिंग में करना है, सेंटर में अलाइन करना है कंटेंट को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद सेम कॉलम के अंदर भी आपका बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाता है, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो आप कॉलम के अंदर भी, जैसे बैकग्राउंड कलर डल गया कॉलम के अंदर। ठीक है, इमेज दे सकते हो, ओवरले दे सकते हो, कॉलम में बॉर्डर लगा सकते हो। ठीक है, जैसे बॉर्डर लगा दिया यहाँ पर मैंने 10 का। ठीक है, और बॉर्डर का कलर दे दिया मैंने ब्लैक। बॉर्डर शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, कुछ कंटेंट डालेंगे आई थिंक तब शो होएगा यहाँ पर बॉर्डर। ठीक है, तो ऐसी टाइपोग्राफी भी डालने का तब मतलब है जब इसके अंदर कुछ कंटेंट हो। ठीक है, पर जो कंटेंट डालेंगे वो हम उसको वैसे भी टाइपोग्राफी दे सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर को भी हटा देते हैं, इसे अपडेट कर देते हैं, कलर भी हटा देते हैं, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब आ जाते हैं एलिमेंट्स पे जो हमारा मेन मुद्दा है। ठीक है, अब ये हमने पेज कर तो लिया, सेक्शन वैक्शन बना लिया, अब इसमें डालना है हमें क्या, कंटेंट। ठीक है, तो देखो जैसे आपने कई वेब पेज देखे होंगे, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा होता है, यहाँ पर वीडियो लगी हुई होती है। ठीक है, कैसे लगेगी, हेडिंग लेंगे, हेडिंग को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे देखो मैंने बताया नहीं, जो ब्लू लाइन दिख जाती है इसका मतलब कहाँ कंटेंट जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर है हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर हेडिंग के लिए हम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्रिफिंडोर अकेडमी। ठीक है, ग्रिफिंडोर अकेडमी हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं इस हेडिंग के ऊपर हम। ठीक है, इसका साइज़ चूज़ कर सकते हैं, मीडियम हो, ठीक है, स्मॉल हो, या डबल एक्सल हो, या फिर एक्सल हो। ठीक है, साइज़ चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड पे इमेज ढंग की लगा लेते हैं, या फिर कलर लगा लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जैसे ब्लैक कलर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रिफिंडोर अकेडमी मैंने लिख दिया। ग्रिफिंडोर अकेडमी लिखने के बाद यहाँ पे आप साइज़ दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप साइज़ वैसे चूज़ कर सकते हो, वरना साइजिंग आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से साइज़ वगैरह चूज़ कर सकते हो, अलाइनमेंट चूज़ कर सकते हो कि आपकी जो हेडिंग है सेंटर में जाएगी, लेफ्ट में जाएगी, जस्टिफाइड रहेगी, या फिर लेफ्ट में रहेगी। ठीक है ना, कलर चूज़ कर सकते हो, यहाँ से कलर जैसे वाइट दे देते हैं इसका कलर। ठीक है, टाइपोग्राफी में आप फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हो, आपका फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा चाहिए। ठीक है ना, रोबोटो चाहिए, ठीक है, कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए, जैसे ये फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल आ गया। ठीक है, या फिर कोई और फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए आपको तो जैसे ये चाहिए, ये आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे आप फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल रोबोटो रखते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से चूज़ कर सकते हो, कितना फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए आपको। ठीक है, जैसे इतना भी रख सकते हो आप, इतना भी रख सकते हो। ठीक है, तो इतना फ़ॉन्ट साइज़ रख लेते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट का वेट रख सकते हो, आपकी कितना वेट होना चाहिए फ़ॉन्ट का। वेट का मतलब है कि ये देखो ये फ़ॉन्ट कितना मोटा रहेगा। ठीक है, 200 पे ऐसा है, ये 300 पे, 400, 500, 600। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका फ़ॉन्ट का वेट। फ़ॉन्ट का वेट के बाद आपकी एक और चीज़, इसको फ़ॉन्ट के वेट को बढ़ाए थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में ये मतलब है कि आपको इसे अपर केस मतलब सारे अपर केस में कर देने, अपर केस में ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, स्टाइल में आप यहाँ पर नॉर्मल इटैलिक दे सकते हो। ठीक है, ऑब्लिक दे सकते हो। ठीक है, जो दिख ही नहीं रहा ऑब्लिक क्या है।
ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देते हैं इसे। ठीक है, डेकोरेशन कर सकते हो, आपकी अंडरलाइन लगानी है आपको इसके नीचे। ठीक है, ओवरलाइन करनी है इसे। ठीक है, या फिर लाइन थ्रू करनी है। लाइन हाइट चूज़ कर सकते हो। लाइन हाइट का मतलब क्या होता है ना कि जो भी कंटेंट है उसके बीच में जो लाइन स्पेस है दैट इज़ लाइन हाइट। ठीक है, तो जैसे ये कंटेंट है इसके बीच में देखो लाइन हाइट इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, दैट इज़ लाइन हाइट। ठीक है, लेटर स्पेसिंग का मतलब ये है कि जो लेटर लगाए हुए हैं डाले हुए हैं आपने उनके बीच की स्पेस। ठीक है, यहाँ से देखो लेटर स्पेसिंग है, ऐसे लेटर्स की स्पेसिंग देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने लेटर स्पेसिंग दे दी। ठीक है, लेटर स्पेसिंग देखिए काम करते हैं, इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, अपनी एक हेडिंग डल गई, हमारी एक हेडिंग डल गई यहाँ पर। ठीक है, इस हेडिंग के अब ये देखो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप चाहिए मेरे को, मतलब ग्रिफिंडोर अकेडमी थोड़ा सा सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसकी इस कॉलम की विड्थ को वो बढ़ा दूँगा थोड़ा सा। ठीक है, जैसे इस कॉलम की विड्थ को कर देते हैं हम कितना, इस कॉलम को एडिट करते हैं, इस कॉलम की विड्थ को करते हैं 60। ठीक है, 60 कर देने के बाद क्या करते हैं, इस कॉलम में लेफ़्ट साइड में पैडिंग दे देते हैं। देखो कॉलम में पैडिंग देने का मतलब है कि जब मैं देखो पैडिंग ये जो है ये ऑप्शन ये है लॉक का। अगर मैं लॉक कर दूंगा तो जहाँ भी एक भी वेरिएबल चेंज करूँगा तो सारे वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये मैं 10 करूँगा तो ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट सब जगह 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लॉक ऑफ करूँगा मैं इसका। लॉक ऑफ करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा पैडिंग दे दूँगा। पैडिंग मतलब स्पेस बढ़ा दूँगा। तो लेफ्ट में थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे, जैसे कि हमने 20 की पैडिंग दे दी। 20 की पैडिंग देती है, अब देखोगे थोड़ा सा कंटेंट हमारा लेफ्ट में लाइन हो गया, मतलब राइट में लाइन हो गया थोड़ा सा। ठीक है, और दे देते हैं, पता चल जाएगा आप लोगों को, ये देखो। ठीक है, तो अब क्या हो गया, थोड़ा सा राइट में आ गया ग्रिफिंडोर अकेडमी। ठीक है, अब इसके बाद हेडिंग के बाद जैसे इसके नीचे कुछ कंटेंट भी देना है आपको ग्रिफिंडोर अकेडमी के बारे में, तो यहाँ से आप टेक्स्ट एडिटर कॉपी करो और इसके नीचे पेस्ट कर दो। ठीक है, ये आ गया आपका टेक्स्ट एडिटर, यहाँ से कंटेंट डाल दो। ठीक है, जैसे ग्रिफिंडोर अकेडमी के बारे में हमने थोड़ा सा कंटेंट ले लिया, जैसे ये डाल देते हैं, व्हाट इज़ इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, ये ग्रिफिंडोर अकेडमी के बारे में आ गया, इसे कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा आ गया हमारा कंटेंट ग्रिफिंडोर अकेडमी के बारे में। आप इसका भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अलाइनमेंट इसकी भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक कंटेंट वाला पेज बन गया, सिंपल पेज, एकदम सिंपल कंटेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको इमेज लगानी है, कुछ नहीं करना, एलिमेंट्स में जाना, एलिमेंट में इमेज का एलिमेंट लो, इसे ड्रैग कर दो इमेज को यहाँ पर। ठीक है, ड्रैग करती है, यहाँ पर इमेज लग गई। ठीक है, ये जो आपके ब्लू लाइन आ गई ना, देखो ये कभी कभार ना एलिमेंटर के अंदर बग है। ठीक है, ये कभी कभार ऐसा आपको दिख जाता है, बट ये कुछ इससे कुछ दिक्कत नहीं आती। फ्रंट एंड पे आपको ये सही दिखेगा। जैसे मैं आई पे क्लिक कर देता हूँ, इस आई पे मैं क्लिक कर दूँगा, ये देखो फ्रंट एंड पे सही दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इधर इमेज लगानी है अपने को, इधर लगा देते हैं एक इमेज। ठीक है, यहाँ हमने एक इमेज डाल दी। अब देखोगे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप की ज़रूरत है हमको। ठीक है, तो इसी कॉलम में थोड़ा सा गैप राइट से लेफ्ट राइट साइड में भी दे देते हैं। ठीक है, इसे 20 का गैप दे देते हैं। ठीक है, तो ये 20 का थोड़ा सा गैप चला गया, तो इधर हेडिंग आ गई और इधर अपना इमेज आ गई। ठीक है, ऐसे ही और चीज़ें लगा सकते हो आप। इसके बाद इनफाइनाइट है चीज़ें लगाने को। ठीक है, इस सेक्शन को डुप्लीकेट कर लो। ठीक है, सेक्शन को डुप्लीकेट कर लो, नीचे और एक और सेक्शन आ गया। ठीक है, नीचे सेक्शन में कुछ डाल लो। तो जब पेजेस बनते हैं तो ऐसे सेक्शन वाइज ही बनते हैं। ठीक है, एक ही सेक्शन के अंदर अगर सब कुछ डाल दोगे ना तो काम नहीं होगा। ठीक है, अब वो क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पर जैसे मैंने 2 कॉलम ले रखे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को एक ऐसा कंटेंट डालना है जो पूरे फुल विड्थ में आए, तो उसके लिए तो मुझे एक फुल विड्थ का कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर तो ये 2 कॉलम है, तो इसके नीचे मैं ऐसा फुल विड्थ का कॉलम नहीं डाल सकता। तो उस केस में क्या है, मुझे नया सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। इसके नीचे मैं एक नया सेक्शन ऐड करूँगा और उसको फुल विड्थ का सेक्शन लूँगा। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, वरना मैं क्या कर सकता हूँ, एक और चीज़, मैं इसी कॉलम को पहले डुप्लीकेट करूँगा और फिर इसी सेक्शन को, और उसके बाद उसमें से एक कॉलम डिलीट कर दूँगा। तो ये हो गया मेरा एक फुल विड्थ का। ठीक है, अब आपको देखोगे तो ऊपर वाला जो सेक्शन है वो 2 कॉलम का हो गया, और नीचे वाला सेक्शन जो है उसमें मेरा सिंगल कॉलम विड्थ हो गया। ठीक है ना। सो दिस इज़ अबाउट सेक्शंस एंड कॉलम्स। ठीक है, तो ऐसे इसके बाद आप इनफाइनाइट चीज़ें डालते जाओ। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको क्या क्या चीज़ें, इनर सेक्शन है। इनर सेक्शन इसलिए यूज़ होता है कि अब ये जो सिंगल कॉलम वाला सेक्शन है, इस सिंगल कॉलम के अंदर मेरे को 2 कॉलम चाहिए। ठीक है, इस सिंगल कॉलम के अंदर मेरे को 2 कॉलम चाहिए, तो मैं इनर सेक्शन को उठाऊँगा और यहाँ पर डाल दूँगा। अब इनर सेक्शन में इस सिंगल कॉलम के अंदर 2 कॉलम और आ गए। ठीक है, अब इस कॉलम के अंदर मैं यहाँ से कुछ और ऑप्शन डाल दूँ, जैसे कि एक वीडियो लगा दूँ। ठीक है, वीडियो में आप यूट्यूब वीडियो लगा दो, कोई भी यूट्यूब वीडियो का लिंक डाल दो यहाँ पर।
ठीक है ना। और आपको क्या डालना है, जैसे आपको गूगल मैप लगाना है, यहाँ पर गूगल मैप लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, ऐसे एक ही सेक्शन के अंदर अपने दो कॉलम आ गए और दो कॉलम के ऊपर एक सिंगल कॉलम भी आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम रोज़ एंड कॉलम को मैनेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये हेडिंग, इमेज, वीडियो, बटन आ गया, ठीक है। बटन लगाना होता है तो बटन ऐसे नीचे लगाते हैं हम, ठीक है। ऐसे बटन लग गया, बटन में आप लिंक डालोगे, क्या कंटेंट डालना है आपको, ठीक है। बटन साइज़ क्या रखना है, बटन के आगे कोई आइकन लगाना है, आइकन लगाने के लिए आप आइकन लाइब्रेरी का यूज़ करोगे। यहाँ से आप जैसे ये आइकन आइकन लगा सकते हो तो आइकन लग गया, ठीक है। यहाँ से आप स्टाइलिंग सेट कर सकते हो अपने बटन की, कि आपके फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए आपके बटन का, ठीक है। और आपका फ़ॉन्ट का वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। फ़ॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, आपके बटन के बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर इसका वाइट रख देते हैं और इसके फ़ॉन्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, ये रख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद इस बटन का शेडो भी दे सकते हो, ठीक है। बटन की शेडो आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन से रंग की देनी है, ठीक है ना। जैसे वाइट रंग की शेडो देना चाह रहे हो आप, ठीक है। वाइट रंग की शेडो देखो आप, इसके नीचे आप एक वाइट रंग का ग्लो आ गया, ठीक है। वाइट रंग की शेडो लग गई। इसके ऊपर आप होवर पे, मतलब जब इस माउस इस पे लाएं तो ये बटन बड़ा हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप होवर सेट करोगे स्टाइल में जाके बटन के, ठीक है। होवर एनिमेशन में ग्रो कर दोगे तो ये ग्रो होएगा ऐसे, ठीक है। अब इसे अपडेट करके देखते हैं आगे फ्रंट एंड पे। तो ये देखो ये आ गया ना, एक बटन लग गया। तो इस तरीके से आप एलिमेंटर के एलिमेंट्स और एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया अपना बटन, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ, ये है प्रो वाले ऑप्शन। एक्चुअली ये एलिमेंटर प्रो जो है वो ख़रीदना पड़ता है, ठीक है। वो मतलब आता है अपना कुछ $100 के अराउंड का आता है, बट आप लोगों को मैं फ्री में दिलवा दे दूँगा। जब आप लोग एलिमेंटर प्रैक्टिस करोगे और आपको चाहिए होगा तो मेरे को बता देना, मैं आपको एलिमेंटर प्रो दे दूँगा, ठीक है। तो एलिमेंटर प्रो में कुछ और फीचर मिल जाते हैं, इसके फॉर्म बनाना है, फॉर्म आपको एलिमेंटर प्रो में मिलता है, ठीक है। फॉर्म आपको एलिमेंटर प्रो में दिखेगा। फॉर्म में आपको ई कॉमर्स, नेक्स्ट क्लास में जब हम ई कॉमर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं फॉर्म बताऊँगा कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म भी बताऊँगा, फॉर्म में डेटा कैसे जाता है, फिर फॉर्म में जो किसी ने फॉर्म भरा है तो हमारे पास डेटा कैसे आएगा, वो सब चीज़ें ही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी पेड चीज़ें आ जाती है। उसके बाद नीचे अपनी कुछ फ्री चीज़ें और आ जाती है, जैसे कि इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स। इमेज बॉक्स ऐसा दिखता है, ठीक है, मतलब इमेज आ जाती है, हेडिंग आ जाती है और नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। ये होता है अपना इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स के बाद हमारे कुछ और ऑप्शन आते हैं, प्रोग्रेस बार, लिस्ट, काउंटर, काउंटडाउन लगा हुआ होता है ना। जब आपने कभी अमेज़ॉन वगैरह की सेल देखी होगी तो उसमें काउंटडाउन लगा हुआ होता है, तो काउंटडाउन लगा सकते हो, टेस्टिमोनियल लगा सकते हो, ठीक है। थोड़ा अगर एचटीएमएल वगैरह आती है तो कुछ कोडिंग भी करनी है तो वो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। एक सेक्शन नहीं, डुप्लीकेट नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक फुल विड्थ का सेक्शन ऐड करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक फुल विड्थ का सेक्शन ऐड करा, जिसका अब मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक। यहाँ पे मैंने ब्लैक डाल दिया, इसको कर देते हैं फुल विड्थ कर देते हैं इसे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब ये खुद ही पूरा पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगो और मेन्यू भी खुद ही लगा दूँ, मतलब ऐसे थीम का यूज़ ना करूँ। जैसे अभी तो थीम, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो थीम का लोगो यूज़ हो रहा है, ठीक है। दूसरी हमने वेबसाइट देखी थी, उस पर भी ऊपर मेन्यू थीम का ही आ रहा था। मैं चाहता हूँ मैं कस्टम यहाँ पर मेन्यू लगा दूँ, ठीक है, और लोगो भी मैं खुद लगाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस ना ऊपर वाले सेक्शन को ऐसे दो कॉलम को डुप्लीकेट कर दूँगा, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद इस लेफ़्ट साइड वाले कॉलम की विड्थ थोड़ी कम कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोगो लगाना है, ठीक है। तो लेट सपोज जैसे राइट साइड वाले कॉलम की विड्थ कर दी मैंने 75, ठीक है, और लेफ़्ट वाले की 25, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इमेज लेंगे और इमेज यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। इमेज में यहाँ पर एक लोगो ले लेंगे, जैसे कि ये लोगो ले लिया हमने और यहाँ पे हमने लोगो लगा दिया, ठीक है। ये लोगो को फुल साइज़ करते हैं और यहाँ से साइज़ इसका छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपना लोगो लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेन्यू लगाना है, तो आप यहाँ पे सर्च करो मेन्यू, ये आ गया आपका मेन्यू एंकर या फिर नेविगेशन मेन्यू, दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला मेन्यू ले लिया आपने, नेविगेशन मेन्यू, तो यहाँ पे आप मेन्यू चूज़ करोगे जो मेन्यू आपने क्रिएट करा था, ठीक है। जैसे मेन मेन्यू, ये देखो आपका मेन मेन्यू लग गया, ठीक है। तो ये वैसे बेकार लग रहा है, बट एलिमेंटर प्रो में आपको ज़्यादा बेटर मेन्यू मिल जाता है, ठीक है। दूसरा वाला मेन्यू देखते हैं, एक और मेन्यू एंकर है हमारे पास, ये भी बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो मेन्यू के लिए आप एलिमेंटर प्रो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको ये नेव मेन्यू वाला ऑप्शन मिल जाता है। ये जो नेव मेन्यू होता है ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। नेव मेन्यू में प्रॉपर मेन्यू लगा सकते हो। ये मेन्यू वाला जो सेक्शन है बेसिकली पेड ही होता है, इसलिए इसे एलिमेंटर प्रो में डाला हुआ है, ठीक है। अगर कस्टम पेज डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए यूज़ होता है ये, ठीक है।
तो ये हो गया कि हमने ये लैंडिंग पेज डिज़ाइन करा, ठीक है, खुद खुद से डिज़ाइन करा। अब आ जाते हैं टेम्पलेट वाली बात पर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पेज ऑटोमेटिकली इसके अंदर चीज़ें पहले से डल जाए और फिर मैं उसमें से कुछ एडिट कर लूँ, ठीक है। तो मैं इस टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ये जो बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो पेजेस आ गए, ठीक है। यहाँ पे मेरे को टेम्पलेट दिख रहा है। प्रो वाले टेम्पलेट में ऐड नहीं कर सकता, बट फ्री वाले भी देखो कितने सारे और कितने बढ़िया हैं, ठीक है। तो जैसे कि फ्री वाले टेम्पलेट में मैंने ये वाला टेम्पलेट ले लिया, तो मैं इसे इंसर्ट करूँगा, ये मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं व्यू करता हूँ, देखो क्या बढ़िया लैंडिंग पेज बन गया, ठीक है। सारी चीज़ें डल गई इसमें। अब मुझे अगर मुझे शेफ़ वाला कोई पेज बनाना था तो मैं अब इस हिसाब से एडिट कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अब इसी टेम्पलेट को यूज़ करना है मेरे को, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब देखो, ये सब चीज़ें बन गई, ठीक है। अब मैंने एडिट कर सकता हूँ, यहीं पे आऊँगा वापस, ये देखो यहाँ से मैं इमेज एडिट कर सकता हूँ, कोई और इमेज लगानी है, यहाँ पे कंटेंट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट चेंज कर सकता हूँ, इमेजेस चेंज कर सकते हैं। ये जो गैलरी बन गई है देखो, यहाँ से मैं गैलरी की इमेजेस चेंज कर सकता हूँ, यहाँ का कंटेंट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सब एडिटेबल है। तो इससे क्या हो जाता है कि बहुत और आसान हो जाता है, मतलब वेब पेज को डिज़ाइन करना, ठीक है। यहाँ देखो सब कुछ एडिटेबल है, तो यहाँ पे देख रहे हो कितनी आसानी से आप चीज़ों को एडिट कर सकते हो, कस्टम पेज को डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये फ़ायदा है हमारा एलिमेंटर का कि इससे चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है और बहुत इजीली डिज़ाइन हो जाते हैं पेजेस। सो ये अपना एलिमेंटर का सेक्शन ख़त्म होता है, और एलिमेंटर के साथ हमारा कस्टम पेज डिज़ाइन का काम सारा ख़त्म होता है, ठीक है। अब कस्टम पेज डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। मतलब एलिमेंटर है अपने पास, एलिमेंटर से हम फटाफट पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, तो पूरी वेबसाइट हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास 24 घंटे है, 24 घंटे में एलिमेंटर को यूज़ करें, कुछ बढ़िया बना लो, ठीक है। एटलीस्ट 1-2 पेज बनाओ, ठीक है, एलिमेंटर का यूज़ करके। देखता हूँ मैं कैसे कैसी डिज़ाइनिंग करते हो, मतलब जैसा आप लोगों के दिमाग में डिज़ाइन आता है उस तरीके का डिज़ाइन क्रिएट करो, ठीक है। मतलब जो भी डिज़ाइन करना है, इसमें देखो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सारे फीचर्स को यूज़, ज़रूरी नहीं है कि सारे यूज़ करो, बट एटलीस्ट जितने आप लोगों को यूज़फुल लगे उन फीचर्स को यूज़ करके बेस्ट डिज़ाइन बनाने की कोशिश करो। और अभी फ़िलहाल क्या करना है, अभी टेम्पलेट को अगर आप ऐड भी कर रहे हो तो एडिट कर लेना। मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग टेम्पलेट ऐड करके मेरे को दिखा दो कि हाँ सर हमने ये बना दी है। पता चल जाता है मेरे को, मैं 2-3 साल से ये टेम्पलेट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे सारे टेम्पलेट पता है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे टेम्पलेट लगा के दिखा दोगे तो मज़ा नहीं आएगा यार, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका फ़ायदा है। तो डिज़ाइन करो, ये देखो ये बटन की डिज़ाइनिंग वगैरह, स्टाइल चेक करो, सारे ऑप्शन चेक करो, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ एक्सपर्ट बना सकता है, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो, बस आपको सारे ऑप्शंस को टेस्ट करना है। सारे ऑप्शन ट्राई करते जाओगे, सब बन जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द क्लास। किसी का कोई सवाल है इस बारे में?